जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेलवे साइंस का प्रीवियस सीरीज चल रहा है। सीरीज नंबर 5 होगा। इससे पहले वाला वीडियो हमारे चैनल के साइंस जो प्रीवियस वाले हैं रेलवे का, उसमें मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा इसमें घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। ये घर्षण बल वो होता है जो किसी वस्तु पर हम किसी भी चीज़ को मतलब पकड़ने या चलने में सहायक होता है। घर्षण बल, जैसे कार चलता है रोड पे, तो घर्षण बल के कारण चलता है। तो इसमें देखिए, पहला है इसमें घर्षण बल वह है जो संपर्क में दो सतहों का सापेक्षिक गति का विरोध करता है। उसके बाद कौन सही नहीं थी, ये तो सही है बिल्कुल। उसमें सापेक्षिक गति का विरोध करता है, तभी तो हम चल पाते। उसके बाद वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने अर्थात फिसलने का कार्य करता है, मतलब स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। उसके बाद मशीनों में घर्षण ऊर्जा अपव्यय और टूट फूट का कारण घर्षण के कारण होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है इसमें रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेरिंग से घर्षण कम होता है, ये तो सही। लेकिन यहाँ पर ये जो होता है ये गलत होता है। तो इसका जो 4th नंबर है ये ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। ये यहीं पे ये गलत होता है, अधिक नहीं कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक लगने पर एक कार का मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाती है। तो किस बल के कारण रुक जाती है, तो बताइए। गुरुत्वाकर्षण, केंद्राभूमि, उसके बाद घर्षण, उसके बाद केंद्रापसारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल के कारण क्या होता है, रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप कमेंट में बता सकते हैं। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा घर्षण। क्या होता है, घर्षण, फ्रिक्शन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। तो बताइए क्या होता है, धनात्मक होता है, उदासीन होता है, उसके बाद ऋणात्मक होता है, उसके बाद शून्य होता है। बताइए इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर अगर ऑप्शन नंबर आप लगाए सी, तो बिल्कुल सही। क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य क्षय नहीं हो सकता, बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो बताइए किस ऊर्जा के रूप में। उसके बाद तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, उसके बाद घर्षण ऊर्जा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर लगाए हैं आप ए, तो बिल्कुल सही। इसमें हो जाएगा तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कार एक मोड़ पर लेती तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। तो किस बल के कारण बाहर की ओर धक्का देता है। तो एक देखिए केंद्राभिमुख बल, मतलब केंद्र की ओर। उसके बाद दूसरा में दिया है कि अपकेंद्रण मतलब केंद्र से बाहर की ओर। उसके बाद घर्षण बल, उसके बाद तनाव बल। तो इसका अगर आप ऑप्शन नंबर लगाइए कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हुआ अपकेंद्रण बल, मतलब केंद्र की बाहर की ओर ये बल लगता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल भी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। मतलब किस प्रक्रिया द्वारा उसको अलग किया जाता है दूध से मक्खन। तो बताइए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। उसके बाद डिकैटेशन, उसके बाद आंशिक आसवन, उसके बाद अपकेंद्रण, उसके बाद क्रिस्टलीकरण। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लगाए इसमें सी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या होता है, अपकेंद्रण, मतलब केंद्र से बाहर की ओर, अर्थात इसको बोलता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा बल कार्य करता है, अपकेंद्रण, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित रहता है। तो क्या परिवर्तित रहता है जब एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है। तो बताइए, द्रव्यमान रहता है, उसके बाद संवेग रहता है, उसके बाद गति रहता है, उसके बाद दिशा आता है। तो देखिए वृत्तीय जो एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करता है, इसका जो होता है ये दिशा जो होता है इसका वो परिवर्तित होता है। क्या होता है, दिशा परिवर्तित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लगाया हुआ डी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लट्टू को घुमाना किस का उदाहरण, मतलब किस बल का उदाहरण लट्टू का घुमाना। बताइए, केंद्राभिमुख बल, उसके बाद अपकेंद्री बल, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद घर्षण बल। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या हो जाएगा, केंद्राभिमुख बल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्राभिमुख बल, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर
कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो बताइए कौन सा बल इसमें कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल, उसके बाद अभिकेंद्रीय बल, उसके बाद गुरुत्वीय बल, उसके बाद अभिलंबीय बल। तो देखिए अगर ऑप्शन नंबर आप लगाए इसमें ए तो बिल्कुल सही। इसमें कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झूले पर बैठे लड़की की गति डैश होती है, तो कौन सा गति होता है? एक समान गति होता है, उसके बाद वृत्तीय गति होता है, उसके बाद असमान गति होता है, उसके बाद आवर्तीय गति होता है। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर आप लगाए इसमें डी तो बिल्कुल सही है। ये क्या होता है? आवर्ती गति। आवर्ती गति उसको बोलता है जब निश्चित समय अंतराल के बाद पुनः उस मतलब बिंदु से वो लौटे, तो इसको बोलता है आवर्ती बल। और वृत्तीय बल होता है वृत्ताकार पथ पर जो गति करता है, जैसे मौत का कुआं में जो बाइक चलाता है, ये सब जो होता है यह अभिकेंद्रीय बल के ही कारण संभव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो बताइए उसको आयाम कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है, उसके बाद दूरी कहा जाता है, उसके बाद आवृत्ति कहा जाता है। तो बताइए। तो देखिए अगर ऑप्शन नंबर आप लगाए इसमें बी तो बिल्कुल सही। इसको क्या बोलता है? आवर्तकाल कहा जाता है। क्या बोला था उसको? आवर्तकाल। और नेक्स्ट है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब कितना स्पीड से वो जाता है, मतलब वो झूला पूरा करता है। उसके बाद दूरी कितना वो जाता है उसको बोलता है आयाम। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो हो तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो देखिए इसका क्या होता है, इस पर सब का जो होता है अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब जिस ग्रह पर जितना रहेगा उसी के हिसाब से, जैसे चंद्रमा पर क्या होता है, पृथ्वी का 1/6 होता है। इसीलिए कोई वस्तु जब वहाँ पे उसका भार रहता है 60 kg रहता है यहाँ पे पृथ्वी पे, तो उसका kg वहाँ पे हो जाता है 1/6, अर्थात चंद्रमा पे 10 kg होता है। उसी प्रकार ये जो होता है बुध ग्रह पे जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, ये 38% होता है। कितना होता है? 38%। तो यहाँ पे इसको निकाल लीजिए। देखिए जब यहाँ पे, तो इससे यहाँ से निकाल सकते हैं, जब 38 किलो है तो इसका हम 38% निकाल लेंगे। तो 38% निकालेंगे तो ये नीचे 100 आ जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो 88 64 आएगा। फिर सबको कटाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा कितना होता है बुध ग्रह पर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये होता है 38%। कितना होता है? 38%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कथन ए भी है, इनमें से कौन सा सत्य है गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? उसके बाद इसमें सत्य बताना है, कौन सत्य है कौन असत्य है। एक नंबर में दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा समानुपाती होता है। तो इसमें देखिए दूसरा में बोल रहा है दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपात होता है। नहीं, ये सीधे अनुपात नहीं होता है, वर्ग के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें ए सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर और बी गलत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सूत्र जो होता है F बराबर होता है, यहाँ पे G एक कांस्टेंट रहता है, उसके बाद M1 गुना M2 होता है, यहाँ पे द्रव्यमान होता है बटे R² होता है। तो यही इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का SI मात्रक क्या होता है? तो बताइए न्यूटन के प्रति केजी मीटर स्क्वायर, उसके बाद न्यूटन मीटर, उसके बाद न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, डी में है न्यूटन केजी पर मीटर। तो देखिए जी का जो मान होता है, बड़ी जी का मान, इसका खोज कैवेंडिश ने किया था। इसका जो महिमा होता है, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। ये क्या होता है? न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम की खोज किसने की थी? देखिए ये जर्मन वैज्ञानिक था। कहाँ का था ये? 1609 ईस्वी में ये दिया था, ये इसको मतलब खोज किया था। बताइए वो कौन है? गैलीलियो है, उसके बाद आइंस्टीन है, उसके बाद न्यूटन, उसके बाद केपलर है। तो देखिए अगर ऑप्शन नंबर आप लगाए हैं तो देखिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केपलर होगा। ये कहाँ का था? ये जर्मनी का था। नेक्स्ट पूछ रहा है इसमें निम्न में से एक कमजोर बल है, बताइए कौन सा? गति बल, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण, उसके बाद द्रव्यमान, उसके बाद लघु रेंज बल। तो देखिए सबसे कमजोर बल जो होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सबसे मजबूत बल होता है नाभिकीय बल। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अभी जो उधर क्वेश्चन था गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का मान क्या है, तो इसीलिए उधर नहीं बताए। इसका खोज कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? कैवेंडिश ने। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसका मान पूछ रहा है कितना होता है, तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर बताइएगा आप जानते हैं तो इसका, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी। बड़ी जी का मान क्या होता है? ये मान कहीं बदलता नहीं है, सभी जगह समान होता है। कितना होता है? 6.6734 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स में इन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है?
उनके बीच की दूरी के, उसके बाद उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पे, उसके बाद गुरुत्वीय स्थिरांक पर, उसके बाद उनके द्रव्यमानों के योग पे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर अगर ऑप्शन नंबर लगाए इसमें डी तो बिल्कुल सही है। इसमें क्या आता है, उसके द्रव्यमानों के गुणांक पर, इस पर यह निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? तो बताइए क्या हो जाएगा जब दोगुना करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल का दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल का दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु की ओर बल द्वारा आकर्षित करती हैं जो डैश के समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है? तो इसका होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका जो लगाया आप सी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या होता है? उसके द्रव्यमान के गुणनफल के, किसके होता है? उसके द्रव्यमान के गुणक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो बताइए इसमें क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है, संवेग कहा जाता है, उसके तनाव कहा जाता है, उसका आवेग। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? इसको भार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भार। देखिए यही क्वेश्चन है वो, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी? देखिए जी का मान कभी नहीं बदलता है ये, तो ये हम बताए थे। इसका खोज किया था किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आज का ये आखिरी क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो बताइए पहला समीकरण में किसके बीच संबंध आता है? स्थिति और समय, दूसरा में स्थिति और वेग, उसके बाद वेग और समय, उसके बाद वेग और त्वरण। तो किसके बीच दर्शाता है बताइए? तो अगर ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। पहला समीकरण दर्शाता है, किसको दर्शाता है? ये वेग और समय को दर्शाता है। ठीक, उसके बाद द्वितीय समीकरण, द्वितीय दर्शाता है, द्वितीय वाला में ये इसको दर्शाता है। किसको दर्शाता है? द्वितीय का नियम जो होता है गति का, ये दर्शाता है। पहला में वेग और समय, दूसरा में समय और क्या दर्शाता है? समय और विस्थापन। क्या दर्शाता है? विस्थापन। नेक्स्ट और तीसरा में क्या दर्शाता है? विस्थापन और वेग। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों समीकरण में इसको दर्शाता है। पहला में क्या दर्शाता है? समय और वेग, उसके बाद समय और विस्थापन, उसके बाद तीसरा में विस्थापन और वेग। अब तीनों का समीकरण देख लेते हैं क्या होता है। देखिए पहला जो समीकरण होता है, इसका सूत्र होता है, गति का पहला नियम का सूत्र होता है v बराबर u प्लस ए टी। ये पहला होता है। दूसरा का होता है, ये दूसरा का होता है, दूसरा समीकरण, दूसरा जो होता है गति का समीकरण जो दूसरा होता है, इसमें देखिए क्या होता है इसका सूत्र। दूसरा में होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है दूसरा। और तीसरा समीकरण क्या होता है गति का? तीसरा जो होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, यही होता है तीनों समीकरण का फार्मूला। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसे याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई भी त्रुटि तो कमेंट में जरूर बताए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।